how are you students? And in yesterday lecture we took some problems और आज हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे और कुछ आपके आगे एक दो टॉपिक कराऊंगा मैं। और जो पिछला काम है उसको सब करते रहिए। आज भी मैंने एक सेक्शन में बात की है बच्चों से और सभी बच्चे अपनी कॉपी मेंटेन रखेंगे और लर्न करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पहले 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद आगे आपकी थ्योरी बताऊंगा। चलो ओके, तो मेरे से डाउट पूछा क्वेश्चन नंबर 7 किसी बच्चे ने। देखो बच्चों, के 7th numerical, an electric current I is equal to 20 microampere appears in a discharge tube if the discharge current is due to flow of equal number of electrons and protons. Then how many electrons flow across the cross section of the tube in 2 minutes? याद करो, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी है, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, मैं अपने कैथोड लगाया, एक तरफ एनोड लगाया था और बीच में कुछ गैस मॉलिक्यूल था, जो भी है आपने पढ़ा है। इसमें अब आप देखिए, तो मान लीजिए अगर ये बैटरी के इधर पॉजिटिव से कनेक्ट है, इधर नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव आयन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो मेन बात क्या है कि ये बात ध्यान देने की है, हियर द टोटल करंट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन्स। क्लियर? इक्वल अमाउंट है, तो अब आप देखिए क्या निकलवा रहा है। If the discharge current is due to the flow of equal number of electrons and protons, then how many electrons flow across the cross section of the tube in the 2 minutes? Clear? अब देखो आपके पास करंट कितनी है, करंट इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। आधी किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के, आधी प्रोटॉन के, तो आप ले सकते हैं क्योंकि इक्वल अमाउंट है। क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई पी है, तो यह आ जाएगा I इज इक्वल टू 2IE बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो IE इज इक्वल टू I बाई 2, आई मीन 20/2 इंटू 10 की -6, यू नो वेरी वेल, माइक्रो 10 की -6 एम्पियर। आई मीन I इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की -6 एम्पियर। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर एंड I is equal to Q by T, you know very well, तो चार्ज विल बिकम Q is equal to I into T। तो ये आ जाएगा, चार्ज होगा 10 इंटू 10 की -6 इंटू T। टाइम इज हाउ मच, इन 2 मिनट्स, T इज इक्वल टू 2 मिनट्स। तो कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड्स में, 2 इंटू 60 बच्चों। तो ये आ गई आपकी 12 इंटू 10 की पावर -4 और 1.2 इंटू 10 की -4 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो बस Q इज इक्वल टू N, यू नो वेरी वेल, तो यू कैन फाइंड द N इज इक्वल टू Q बाई E बच्चों। N इज इक्वल टू 1.2 10 की -4 अपॉन 1.6 10 की -19। तो ये आ जाएगी आपकी -3। 1.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर बच्चों 16 होगी, ऊपर कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12, 3/4 इंटू 10 की पावर 16, तो 0.75 इंटू 10 की पावर 16 और 7.5 इंटू 10 की पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द ट्यूब। तो यही आंसर है, एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको बताता हूँ कि हर प्रॉब्लम को समझने के लिए थ्योरी के कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, मैंने देखो ट्यूब बनाई है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। तो टोटल करंट इन द ट्यूब विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो I इज इक्वल टू IE प्लस IP। कल भी मैंने ऐसा न्यूमेरिकल बताया था आपको, सेकंड न्यूमेरिकल याद करो, वो बस ये डिस्चार्ज ट्यूब है, वहां क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। तो सबकी समझ में आ गया ये, तो ये मैंने आपको बता दिया है।
इसके बाद कुछ अभी भी बच्चों को पिछली यूनिट से छोटे मोटे डाउट्स हैं। वैसे तो अगर आप ध्यान से सारों को पढ़ें तो मैंने कई बार सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। कुछ बार एक क्वेश्चन तो बच्चों ने 3-4 बार पूछ लिया, इसका मतलब आप लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि पूरी वीडियो देखा करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, तभी जाके आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। अब आप देखिए कि मेरे से आप लोगों ने ये जो कोई न्यूमेरिकल नंबर 13 है, ये कई बार पूछ लिया कई बच्चों ने। मैं 2-3 बार इसको बता चुका हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 भी 2-3 बार बता चुका हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को 18 भी बता चुका हूँ। तो चलो छोटी छोटी बातें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा पूछ लिया किसी बच्चे ने मेरे से। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT यूनिट फर्स्ट का क्या था? Explain what would happen if the capacitor in question number 8, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected. Supply was disconnected. Explain what would happen if the capacitor, अब देखो जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है, आपको पता है जब आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। आया समझ में? तो वेरी इजी, तो आपको पता है वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, वोल्टेज वही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका? के टाइम्स हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज वी टाइम्स, और आपको पता ही है। तो सारी चीजें तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है क्या, चलो पूछ लिया बच्चों ने, ये बातें आपको पता ही है। तो ऊपर वाले उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 1.77 10 की माइनस 9 कूलम, और K कितना है आपका? 6। तो while the voltage supplies remains connected, voltage remains constant, तो कैपेसिटी क्या आ गई आपको? देखिए C डैश इज इक्वल टू KC। तो अब देख लीजिए 6 इंटू 1.77 10 की माइनस 9 बच्चों, ये आ गया आपका। एंड चार्ज आल्सो इंक्रीज, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज विल बिकम K टाइम्स Q डैश आल्सो इज इक्वल टू C डैश भी, वही बात आ गई। अब C में K ऊपर आ गया था तो इसलिए 6 इंटू 1.77 इंटू 10 की माइनस 11 होगी, इंटू 10 की माइनस 11 इंटू V 10 की पावर 2 वोल्टेज ही आ गई आपकी। तो सारी चीज़ें वही चल रही हैं। अब आप देखिए तो कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स वोल्टेज, तो V डैश K C डैश कितना आ गया आपका? KC पहले भी लिख लिया आपने 1.77 इंटू 10 की माइनस 11 इंटू 6 बच्चों। और न्यू वोल्टेज क्या आ जाएगी? V डैश इज इक्वल टू Q बाई C डैश। अगर आपने उसको डिसकनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज ज़्यादा कम हो जाती है, आपको दिख रही है। तो 1.77 10 की माइनस 9 अपॉन 6 इंटू 1.77 10 की माइनस 9, दिस विल कैंसिल। सो इन क्या आ गया आपकी? 100 बच जाएगा ऊपर, 100/6, तो V डैश आ जाएगी 16.67 वोल्ट। देख लीजिए पहले कितनी थी? 100 वोल्ट, अब कितनी बची? यही 100 वोल्ट, अब कितनी बची? 16.67 वोल्ट। चलिए, इसके बाद मेरे से आप लोगों ने छोटे छोटे कंसेप्चुअल पूछे हैं। किसी बच्चे ने एक पूछा 18th का C, What is the answer of A and B above if the zero potential energy is taken to the 1.06 angstrom separately? सोचिए भाई, आपने जो थ्योरी की थी वहां जाइए। आपने थ्योरी में क्या किया था कि जो जीरो एनर्जी वो इनफाइनाइट पे ली थी, लेकिन अब इसमें आपको उसने क्या कह दिया है कि जो जीरो एनर्जी है वो कहाँ ले लिया आपने? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इतने पे 1.606 एंगस्ट्रॉम पे ले ली।
ये U0 ले ली और कहाँ ले आए आप, उसके जहां भी लाए हाफ पे लाए हैं 0.53 पे। तो एक क्या आ गया आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ले दिया। ये करना था आपको, ये सी बच्चे ने पूछा है मेरे से। तो क्योंकि जब आप जनरली पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था कि जीरो एनर्जी लेवल इज एट इनफाइनाइट, लेकिन उसने आप कंडीशन दे दी कि जीरो एनर्जी लेवल कहाँ है 1.06 एंगस्ट्रॉम पे, और कहाँ लाना है 0.53 इसके आधे में आना है। तो अब जीरो लेवल को आप क्या लेंगे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस आपने देख लिया, तो द पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट R1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R12। ये आप जानती हैं, दोनों सोल्व करा रखे हैं मैंने, क्लियर। हाँ देखो सिंपल सी बात यह है कि जब किसी भी एटम में उसके ऑर्बिट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी 8th यूनिट में आप पढ़ेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से होती है। तो जो ग्राउंड स्टेट से उसकी आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो उतनी रहेगी, देख लो कितनी है 13.58 या 13.6 रफली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप थ्योरेटिकली भी इसको जानते हैं। तो ये चीज़ कि टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, और वो कितनी है वो वही रहेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो उसकी एनर्जी कितनी है वो फिक्स है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होगा क्लियर। ये पूछा था एक बच्चे ने मेरे से, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक मेरे से पूछे थे 34th पूछा है आपने, हाँ 34th के 2 पार्ट सी एंड डी याद करो, बताओ अब ये कितनी बार थ्योरी में मैंने आपको कराया है कि अगर पॉइंट चार्ज है क्यू तो इसकी इक्विटोरियल पोटेंशियल सरफेस क्या होती है स्फेरिकल, और इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है। ये थ्योरी के भाई नोट्स पढ़ा करो सब बच्चे, ठीक है। हाँ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन ए प्लेन, हाँ ये ग्रिड बना लीजिए आप इस तरह, ये ग्रिड बन गई। अब इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज है इन पे सब पे, तो बेसिकली यहाँ तो ऐसे बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूर जाके सिलेंड्रिकल हो जाती हैं। तो ये है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो ये मेरे से कुछ डाउट्स बच्चों ने पूछे थे। एक बच्चे ने मेरे से इस प्रॉब्लम में पूछा है कि सर वो जो मैंने 11th न्यूमेरिकल कल आपको कराया था कि वो एटमॉस्फेयर वाला, बच्चों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कंडक्टर के अंदर होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर। यहाँ कंडक्टर थोड़ा ही है तो स्पेस में चल रही है, आप देखो प्रोटॉन इन कॉस्मिक रेज स्ट्राइक द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर एट द रेट एवरेज ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ 10 प्रोटॉन्स पर मीटर क्यूब per meter square sorry per second. What does the total current the earth receive from beyond its atmosphere in the form of incident cosmic rays protons? The earth radius is 6.4 10 की 6 मीटर। तो एक्चुअली यहाँ कंडक्टर तो है ही नहीं, तो कंडक्टर के अंदर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो एटमॉस्फेयर में फ्लो चार्ज है तो इसलिए यहाँ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं लेंगे। सिंपल मैंने कल आपको बता दिया था, ये करके दिखा दिया था पूरा न्यूमेरिकल। तो वी हैव सॉल्व्ड इट। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सम टॉपिक्स। जो मैंने कहाँ छोड़ा था आपका काम, मेरे ध्यान है कि हमने रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ये आपको करा दिया था। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम बनती है, मैं आपको आइडिया दे दूं। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए ये आपके पास कोई वायर है, ये प्रॉब्लम सोल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। इसकी रेडियस कितनी है R1 और लेंथ कितनी है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और इसको आपने खींच लिया, इसको स्ट्रेच कर दिया अप टू लेंथ L2। तार होती है ऐसे, इसको आपने खींच दो ऐसा, तो अगर ये खींचेगी तो लंबी हो जाएगी तो पतली हो जाएगी। तो अब इसकी रेडियस कितनी बची R2 और एरिया कितना बचेगा A2, ठीक है। ये आ गया आपका, दोबारा समझो। ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L1, रेडियस R1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। आपने इसको खींच दिया, अनडाउटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, रेडियस R2 एंड लेंथ L2।
तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट एंड R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। अब बोलिए आपने क्या पढ़ा है। R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, पाई R1 स्क्वायर। अब बोलिए L2 क्या आ जाएगा, रो L2 बाई A2 यानी कि रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। ठीक, ये हमारा रिलेशन बन गया। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। R2 बाई R1 इज इक्वल टू, बोलिए, रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो L2 R1 स्क्वायर अपॉन L1 R2 स्क्वायर, ये रिलेशन बन गया हमारा, यानी कि लेंथ और रेडियस के साथ इसका रिलेशन। अब आप सोचिए, मटेरियल वही है, मास वही होगा तो वॉल्यूम भी वही होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसके वॉल्यूम के होगा। ये कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा रेडियस और लेंथ में रिलेशन बनेगा। यानी कि इसका टोटल मास, मटेरियल वही है तो इसका टोटल मास के बराबर होगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V2। डेंसिटी कैंसिल, V1 क्या हो जाएगा वही बोलो, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, यानी कि पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर L2। तो ये आ गया आपका R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर L2। ठीक, अब देखो ये रहा रिलेशन। तो R1 बाई R2 क्या आ जाएगा बच्चों, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 बाई L1। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बोलो, R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू L1, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। क्लियर। ये चीज, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, यानी कि इफ वी चेंज द लेंथ बाय स्ट्रेचिंग ए वायर तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज L स्क्वायर टाइम्स। अभी समझाऊंगा कैसे। अब देखो, देखिए, इफ L2 इज इक्वल टू NL1 ले लीजिए आप, सोचो, तो रख दो इस L2 की जगह, क्या रख देंगे हम, NL1। क्या आ जाएगा, N स्क्वायर L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर N स्क्वायर। R2 बाई R1 इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप डबल कर दें खींच के, N इज इक्वल टू 2 डबल कर दें, क्या आ जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर R1, यानी कि 4 टाइम्स। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4 टाइम्स। 3 टाइम्स खींच दो तो कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 3, तो R2 क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। बड़े ध्यान से डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं इसमें, डायरेक्ट L को डबल करके फॉर्मूले में रख देते हैं, ध्यान नहीं देते, एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, तो उनकी प्रॉब्लम गलत हो जाती है। इसी में परसेंटेज निकालने का भी एक कंसेप्ट बनता है। एक तो फॉर्मूला ये बन गया आपका, एक देखो यूजिंग R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो दोनों तरफ -1 कर दीजिए, -1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। डेल्टा R बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। और परसेंटेज के लिए आपको पता ही है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्लियर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यदि आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, ये देखो ये
ए वायर, देख रहा हूं मैं, हाँ ये रहा, ए वायर स्ट्रेच्ड, ये क्वेश्चन नंबर 20 में आज आपको दूंगा, और इस ये बोर्ड में आई प्रॉब्लम है 2007 में। क्या कह रहा है, ए वायर स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 5%, कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द रेजिस्टेंस। कितनी परसेंट, 5%। A wire stretched to increase its length by 5%, calculate the percentage change in its resistance। याद करो, मैं पहले भी आपको पढ़ाते हुए बता चुका हूं, सबसे बेस्ट होता है कि आप इनिशियल को 100 ले लो। टेक इनिशियल 100, इजी हो जाएगा। बोलो L2 स्क्वायर 105, क्योंकि 5% बढ़ाया का स्क्वायर, माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100। ये लो, कर दीजिए सिंप्लीफाई, एक ही कट गया। ये आ जाता है आपका, इसको को सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 10.25%। 10.25%। दोबारा देखिए क्या किया हमने, कि अगर ये कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L1 एंड रेडियस इज R1, एंड वी स्ट्रेच इट अप टू लेंथ L2, इट रेडियस बिकम्स R2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। सो R1 इक्वल टू रो L बाई A1, तो रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर, R2 रो L2 बाई A2, रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए, रो L2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो L1 पाई R1 स्क्वायर, कैंसिल हो गए। L2 बाई L1 इंटू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर हमारा ये रिलेशन बन गया। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेंथ भी है और रेडियस भी है। लेकिन आपको पता है कि ये मैटर, इसी को आपने खींच के बड़ा किया है, तो दोनों के मासेज इक्वल होंगे। तो मासेज में क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आप जानते हैं, तो डेंसिटी वही मटेरियल वही रहेगी, तो V1 इज इक्वल टू V2, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, एरिया का पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2, पाई कैंसिल आउट, तो R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू R2 स्क्वायर L2, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर L2 बाई L1 हो गया। ये दोनों आप देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड से, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर को क्या रख देंगे, L2 बाई L1, तो L2 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू L1, तो L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर हो गया। तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर आ गया। तो ये बात दोबारा बता रहा हूँ, जो लेंथ अगर आपने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है खींच के, लेंथ 3 टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। इफ L2 इज इक्वल टू NL1, तो आप L2 की जगह NL1 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो N स्क्वायर, L1 अपॉन L1 स्क्वायर कैंसिल, तो N स्क्वायर, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। तो ये मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको दोनों, कि अगर डबल कर दी लेंथ तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस, ट्रिपल कर दी तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा स्ट्रेच करके। अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो R2 माइनस R1 दोनों तरफ -1 कर दिया इस इक्वेशन में, कोई नुकसान नहीं हमारा। एलसीएम ले दिया तो R2 माइनस R1 अपॉन R1, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, तो डेल्टा R बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100 कर दें, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो वेरी इजी। अगर 5% आपने लेंथ बढ़ाई है, मैंने क्या समझाया था, इनिशियल को 100 ले लो, तो बहुत आसान है, इसको कैंसिल, ये देखो, तो 105 फाइनल होगी, 100 इनिशियल बाई 100 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो तो आपका ये आंसर आ जाता है। चलिए, प्रॉब्लम भी बता दी, अब आप आ जाइए नेक्स्ट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो पहले फैक्टर इफेक्टिंग ले लेता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।
अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मान लीजिए वही सेम एक वायर है जिसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, की के साथ, इसमें करंट फ्लो करेगी इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा, और लेंथ ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस कंडक्टर लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया आपका। तो कंसीडर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor of length L and area of cross section A. I is the current flowing through it, हो गया ऊपर। चलिए तो N are the number of electrons per unit volume तो I is equal to N E A V D हम जानते हैं, and V D is equal to E E tau by M. Tau is the relaxation time, M is the mass of electron, E is the electric field. Using E is equal to V by L, तो V D is equal to E into V tau by M into L, वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो I is equal to N E A E V tau by M L, N E square A V tau by M into L। क्लियर? V अपॉन आई, क्यों रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन आई, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। तो V अपॉन आई में आप क्या रख लेंगे R, यूजिंग ओम्स लॉ। V अपॉन आई इज इक्वल टू R, सो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। So this is the expression for the resistance, and we know R is equal to rho L by A, putting the value of this R here, rho L by A is equal to ml upon n e square a tau। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या बचेगा m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ। ये किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, तो प्रूफ भी मैं इसलिए आज करा दिया, ये आ गया। तो रेजिस्टिविटी, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, concentration of electrons is constant, charge of electron is constant, and relaxation time tau. So rho is inversely proportional to the relaxation time. As the temperature increase, the relaxation time also decrease, so resistivity increase. In case of conductors, as temperature of a conductor increase, मैंने बताया थर्मल एजिटेशन इंक्रीज करेगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ions will also increase. Relaxation time decrease. Decrease.
सो देखो टॉ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस so resistivity and resistance increase। हो गया क्लियर? तो इसीलिए तो मैंने आपके टॉपिक कराया फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक्चुअली आपने देखा कि शुरू में जो हमने एक टॉपिक किया था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। Try to understand this. Rho is the resistivity, L is the length, and A is the area of cross section. Basically, these are the external factors on which the resistance depends: length of the wire and area of cross section of the wire. लेकिन ये जो हमें ज़रूरत पड़ी कि इसके अंदर आप देखो और फैक्टर्स भी आ गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आप देखें तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स आल्सो। तो क्लियर हुई बात कि यहाँ इंटरनल फैक्टर भी आ गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम। तो कंसीडर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज वी। तो यू नो वेरी वेल आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। We know very well Vd is equal to E tau by m. Now replacing this E with the help of voltage upon length, so Vd is equal to EV tau by ml. Clear? So now putting this value of Vd in this expression, so I equal to NEA EV tau by m into L. So Ne square AV tau by m into L. V is the voltage, I is the current. तो यहाँ से हमें इसमें झलक मिलने लगी ओम्स लॉ की, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो R V अपॉन आई क्या आ जाएगा, ml इधर ऊपर आ जाएंगे, ये सब नीचे आ जाएगा। तो V अपॉन आई इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ। क्लियर? ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी। एंड वी नो वेरी वेल अबाउट फ्रॉम द ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू IR और V अपॉन आई इज इक्वल टू R, सो R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ। क्लियर? So this is the factor on which the resistance depends. These factors are mass of the electron, length of the conductor, electronic concentration, number of free electrons per unit volume, charge of electron, area of cross section, relaxation time। और बहुत बार बता चुका हूँ कि इन दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। एंड यू कैन रिप्लेस दिस रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ R इक्वल टू रो एल बाई ए। सो रो एल बाई ए, एल एंड ए विल कैंसिल आउट, सो m upon NE square tau. So rho is equal to m upon NE square tau. So rho is inversely proportional to relaxation time because m is constant, mass of electron constant, concentration of the free electron per unit volume in a particular type of conductor remains constant, and you know very well electronic charge always constant. So rho is inversely to relaxation time. अब how the relaxation time change when temperature change, because as the temperature increase दे स्टार्ट टू वाइब्रेटिंग, इलेक्ट्रॉन आयंस सब चीज़ वाइब्रेट करेंगी, तो दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो अपने आप ही टाइम कम हो गया रिलैक्सेशन। तो एज द टेम्परेचर अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विल आल्सो इंक्रीज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज। सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर इन कंडक्टर्स ओनली। ये ध्यान रहे, आ गया समझ में? तो ये किसी बच्चे ने पूछी थी, अब ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से एक्सप्रेशन आया। चलिए अब आप आ जाइए, हमारा एक टॉपिक, मैंने छोटा सा एक टॉपिक है बीच में, उसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, वो करा देता हूँ आपको। क्या है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। Variation of electrical resistance, resistivity of a carbon resistor with temperature।
देखिए बच्चों क्या देखा गया, दिस इज द टोटल एक्सपेरिमेंटल वर्क, यू नो वेरी वेल, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस इंक्रीज लीनियरली। तो लीनियर की एक्सप्रेशन याद करो, +1 में आपने पढ़ी थी लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसी की तरह का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर। ठीक है, सपोज आर नोड इज द टेम्परेचर एट टी नोड एंड आर इज द टेम्परेचर एट टी केल्विन। तो आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि सपोज R is the resistance at temperature T and R node is the resistance at temperature T node। क्लियर? क्या आ जाएगा? R लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, R नोड प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस टी नोड, L is equal to L on 1 plus alpha delta T था, वही फॉर्मूला सेम। इन सेम वे फॉर रेजिस्टिविटी आल्सो, रो इज इक्वल टू रो नोड प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक, तो अगर आप इसमें ग्राफ खींचते हैं तो क्या आएगा, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एट रूम टेम्परेचर 0 मान लीजिए, 150, 250, 350 Kelvin, and resistivity you can take on the y-axis. This is the graph for the resistance and resistivity for a carbon resistor. So linearly resistance and resistivity increases of the carbon resistor, but at very low temperature ये ग्राफ थोड़ा और तरह का आता है बच्चों, ये ध्यान देखना, एक्सिस पे देखना। अब हम क्या लेंगे, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो इस ग्राफ की जो नेचर है रो आर की, वो कुछ इस तरह की आती है, 0, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, केल्विन में है ये। एट वेरी लो टेम्परेचर इट डज नॉट इंक्रीज लीनियरली। तो वैसे तो आपको पता नॉर्मल कंडीशन हमारे सामने ये होती हैं, ये तो बड़ी ही लो टेम्परेचर क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए at very low temperature it behaves like this graph, but at room temperature the resistance resistivity increase linearly through a carbon resistor। तो होगा क्लियर ये? तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं सेमीकंडक्टर्स का और इनका डिस्कस नहीं करूँगा, वो वहीं हो जाते हैं। आपको आइडिया दे दूँ था, जो सेमीकंडक्टर्स है उल्टे होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये हम सेमीकंडक्टर्स में ही करेंगे, हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट है, तो वहीं आपको मैं बताऊंगा। तो ये मैंने आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर करा दिया, एक फॉर्मूला ये आ गया, और रेजिस्टेंस के वेरिएशन का ये फॉर्मूला है। याद करो, वो दोबारा बता रहा हूँ, +1 में जो आपने लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ी थी, उसकी तरह की ये प्रॉब्लम बन जाती है कि दे आल्सो इंक्रीज लीनियरली। तो ये हमारा काम हो गया। इसके न्यूमेरिकल आप कल ट्राई करेंगे सारे टॉपिक्स के, अब हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। इसके बाद क्या करा दिया मैंने, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज दूंगा, वो आप करके आएंगे। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस का भी मैंने कर दिया है। तो जैसे दे रखा, कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, मैं कल दे दूंगा आपको। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए वायर ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस दे रखा है 10 ओम इनवर्स एंड लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
इज इक्वल टू 10⁵ सीमेंस पर मीटर। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए वायर, आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो 1/r क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/रो L बाई ए, तो 1/रो L ए ऊपर चला जाएगा। अब देखो 1/r क्या होता है कंडक्टेंस, S 1/रो कंडक्टिविटी, A/L, सब कुछ इवन है, सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर बाई L हो गया। अब बोलिए क्या निकालनी है रेडियस, R स्क्वायर क्या आ जाएगा S इंटू एल अपॉन सिग्मा पाई, और R इज इक्वल टू √SL अपॉन सिग्मा पाई। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बना दिया, अब तो आपको वैल्यूज रखनी है। बोलिए कंडक्टिविटी कितनी है और कंडक्टेंस 10, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर चेंज करेंगे, अपॉन कंडक्टिविटी 10⁵ और इंटू पाई 3.14, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 की माइनस ये कट गया, तो अंडर रूट में क्या आ गया आपका देख लीजिए, 10⁵ माइनस 5 अपॉन 3.14, और आपको पता ओड का रूट नहीं लिया जाता, तो 10 इंटू 10 की माइनस 6 अपॉन 3.14, अराउंड आप ऑफ में कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि रूट में 10/3.14 इंटू 10 की माइनस 3, इसी में आपका आंसर है 1.78 इंटू 10 की माइनस 3 मीटर और 1.78 mm। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, और काफ़ी थ्योरी आज मैंने आपको करा दी है, इसके न्यूमेरिकल ट्राई करो, मैं आपको भेज दूंगा कल, और थोड़ा सीरियसली का पढ़ाई करो। आपको पता चल ही रहा है कि अभी तक ना लॉकडाउन का कुछ पता है, स्कूल खुलने की तो आपने देख लिया होगा, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा अभी तक, तो इसलिए इसको अपनी कंप्लीट स्टडी मानते हुए कोई भी डाउट है मैं जो आप मुझे भेजते हैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट आपके सॉल्व करने की। तो ट्राई टू, एक नया एक्सपीरियंस आप देखो, पहली बार जो बच्चे +2 में आए हैं उनके लिए, मतलब सभी के लिए, पूरे देश में ही पूरी दुनिया में एक पढ़ाई का नया तरीका डेवलप हो रहा है, तो ठीक है वेलकम कीजिए उसको और मेहनत कीजिए अपनी, सब बच्चे तैयारी करेंगे, पढ़ाई करते रहो अपनी, टाइम वेस्ट नहीं करना किसी को भी। तो ये मैंने करा दिया आपको कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर 150 केल्विन 250 350 केल्विन पे लीनियरली बढ़ते हैं, बट एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है, इस तरह पैराबोलिकली। तो यहाँ ये लीनियर एक्सप्रेशन, देखो फिजिक्स और मैथ में ये डिफरेंस होता है। फिजिक्स का आपको पता है कि कंडीशनिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कंडीशन बदलने से सिचुएशंस बदल जाती हैं। अब देखो यहाँ कंडीशनिंग क्या है इसकी, वेरी लो टेम्परेचर, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो हमारे रूम टेम्परेचर पे है वो जनरली क्या फॉलो करते हैं, लीनियर, क्योंकि हमारे घरों में तो रूम टेम्परेचर ही रहता है, तो इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, जितनी घरों में वायर है वो गर्मियाँ जैसे बढ़ती चली जाती हैं, आपने देखा होगा, तो अप्लायंस हमारे वीक होते चले जाते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के कारण, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वायर इलेक्ट्रोलाइट सबकी ठीक है। तो ये मैंने कर दिया आपका, एक न्यूमेरिकल का आइडिया दे दिया, तो इस तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थ्योरी करेंगे और अपना काम करते रहिए साथ साथ। ओके, थैंक यू।